गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन। अभी तक देखो सेंट्रल फोर्स मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट बॉडी प्रॉब्लम हम लोगों ने डेफिनेशन भी शुरू में देखा था, एंड देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो पार्टिकल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट करता है। जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं दे आर ए काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम किस तरह से इवॉल्व करेगा उसको ये लॉज डिसाइड करते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री डिसाइड कर देगा। हाउ the two conservation laws are going to decide the trajectory of the particle undergoing central force motion. ये हम लोग को देखना है आज। ठीक है, we will see this. Okay, so let's start with the law conservation laws, the expression which we had from conservation laws. हम लोगों ने देखा था we have two constant of motion, दो constant of motion है, एक angular momentum है और दूसरा energy है। angular momentum क्या है? L is म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, मतलब एज द पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन आर और थीटा बदलता रहेगा लेकिन एल नहीं बदलेगा। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है आर स्क्वायर थीटा डॉट ये नहीं बदलेगा। बस में ना, आर और थीटा अपने आप में बदलता रहेगा। एज द पार्टिकल मूव्स उसका पोजीशन बदलेगा तो ऑफकोर्स आर और थीटा ही बदलेगा आपका, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये आपका हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। दैट इज फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी कंजर्वेशन ला क्या था हम लोगों ने लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो है। इनफैक्ट पीछे का सारा वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा सेंट्रल फोर्सेस जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ठीक है, वी आर नाउ डीप इनटू सेंट्रल फोर्सेस। पहले ऊपरी थोड़ा देख रहे थे, स्टार्टिंग वाला पार्ट था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब हम लोग पूरा गहरे पानी में डूब गए हैं, मतलब पूरा सेंट्रल फोर्स में डुबकी लगा लिए हैं हम लोग, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो आपको पहले का सारा जो चीज़ है, पहले का सारा जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट बना होगा ये यूट्यूब पे या कहीं भी। ठीक है, या फिर टी विद्या लर्निंग ऐप पे भी मेरा सारा वीडियो रहता है, तो उसमें भी ये सारा प्लेलिस्ट बना होगा। तो जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे तो पिक एंड चूज करके नहीं पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, तभी आपको समझ में भी आएगा। फिजिक्स देखिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, मतलब जल्दबाजी में नहीं कर सकते हम। ओके, सो ई क्या था, स्टार्टिंग से लिखते हैं, v प्लस ये देख लेना आप लोग, पिछला डेरिवेशन में ये एक्सप्रेशन आया था लास्ट में, ये एक्सप्रेशन लास्ट में आया था। ठीक है, तो ये आप देख लेना, उसमें ये जो टर्म है ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते, ये दो कंजर्वेशन लॉज है, मतलब एज द पार्टिकल मूव्स ये सब बदलता रहेगा लेकिन टोटल इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से क्या आ रहा है देखिए, यहाँ से हम लोग का आ गया थीटा डॉट इक्वल्स टू एल बाई म्यू आर स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालना है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन। देखिए पार्टिकल का पोजीशन को हम लोग दो कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं, आर और थीटा। तो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वुड बी सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। आर और थीटा में कोई रिलेशन हम लोग निकाल पाएंगे, वही ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन निकालते हैं और फिर उस इक्वेशन को एनालाइज करके देखेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह का पाथ को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है चीज आपको? तो हमने यहाँ से थीटा डॉट देख लिया, थीटा डॉट इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, और यहां से हम लोग आर डॉट निकाल लें। आर डॉट क्या हो जाएगा जी, देखिए आर डॉट वुड बी 2 बाई म्यू ई माइनस वी माइनस एल स्क्वायर था, हाँ एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर बाई 2 म्यू आर स्क्वायर अंडर रूट। चलो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, सॉरी 1 बोल दो, 2 बोल दो, आपके ऊपर है। ठीक है, आर डॉट इज नथिंग बट डी आर बाई डी टी, राइट, यहां से निकाले हैं।
Okay, so now I want equation in r and theta. Remember, equation of path क्या होता है? Any relation between the coordinates representing the position of the object is basically your equation of the path. Okay, so what we can do is we can divide 2 by 1. So we will be getting what? dr by dt upon IA हो जाएगा dr by d थीटा. अच्छा, ठीक है. और ये ऊपर क्या आ जाएगा? 2 by म्यू दिया जाएगा. ठीक, अपॉन L अपॉन म्यू आर स्क्वायर. एनर्जी कांस्टेंट है V, फंक्शन ऑफ R. V इज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, V इज फंक्शन ऑफ R. तो ये सारा R का फंक्शन है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया हम लोग का. अब इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा लीजिए. ये क्या आ जाएगा? L अपॉन म्यू आर स्क्वायर डी आर. मैथमेटिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत इसमें दिमाग लगाना पड़ता है. ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स हैं इसमें. ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. इसको थोड़ा, ये तो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना किसी भी सेंट्रल फोर्स मोशन का. ठीक है, अब इससे आगे बढ़ना है हम लोग को, तो थोड़ा सिस्टम का प्रॉपर्टी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि V जो है सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, यहाँ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स डिसाइड्स व्हाट इज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल. तो जब तक सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल डिफाइन नहीं करेंगे तब तक इससे आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मतलब कोई जेनरिक ऑर्बिट नहीं है ना. सारे सेंट्रल फोर्स मोशन का एक ऑर्बिट तो है नहीं. ये तो फोर्स उस सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस सिस्टम में किस तरह का सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा. तो मतलब सेंट्रल फोर्स इज डिसाइडेड, सेंट्रल फोर्स डिसाइड सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल. तो जिस भी सिस्टम का आपको निकालना है उसका पोटेंशियल, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल यहाँ फीड करेंगे, फिर उस सिस्टम का पाथ, उस पार्टिकल का पाथ मिल जाएगा आपको. देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कोई यूनिवर्सल पाथ नहीं है कि यही पाथ सारा सेंट्रल फोर्स मोशन में होगा. सेंट्रल अलग अलग सेंट्रल फोर्स जो सिस्टम है वो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं. कहीं पे रिपल्सिव फोर्स है, कहीं अट्रैक्टिव फोर्स है, कहीं ग्रेविटेशनल सिस्टम टाइप का है जहाँ सब अट्रैक्टिव होता है. दूसरा एग्जाम्पल रदरफोर्ड स्कैटरिंग है जहाँ रिपल्सिव फोर्सेज है. तो सारे सिस्टम का एक यूनिवर्सल या सेम ऑर्बिट तो होगा नहीं. उनका जो फोर्सेज लग रहा है वो डिसाइड करेगा ना ऑर्बिट क्या है. और फोर्सेज यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है? पोटेंशियल से. पोटेंशियल, न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स को डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन में लिख देते थे F = ma. F was the force which is describing the interaction in the system. यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो सिस्टम का बेसिक्स है, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं. तो वो इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म यहाँ क्या है? V, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल. तो हम लोग यहाँ तक आ गया. अब यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को किस टाइप का कौन से सेंट्रल फोर्स सिस्टम का ऑर्बिट निकालना है. तो एक बड़ा सेंट्रल फोर्स सिस्टम में एक सब फैमिली है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज सेंट्रल फोर्स सिस्टम अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस. तो उसका हम लोग देख लेते हैं. सेंट्रल फोर्स सिस्टम अंडर सेंट्रल फोर्स सिस्टम अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस. दो बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं. एक तो ग्रेविटेशनल सिस्टम है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, और कूलम्बिक सिस्टम इज आल्सो कम्स अंडर दिस फैमिली. तो एक सेंट्रल फोर्स सिस्टम एक बहुत बड़ा फैमिली हो गया. उसका एक इंपॉर्टेंट सब फैमिली है विच इज सेंट्रल फोर्स सिस्टम अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाय K/r² ER. ठीक है, where K is positive, K is
positive if force is attractive, and K is negative if force is repulsive, and the good example here is Rutherford scattering system. Rutherford scattering system में K क्या हो जाएगा? JD, where Z is the gold file, the atomic number of gold, and 2e is the alpha particle upon 4 pi epsilon naught. ये Rutherford scattering system हो गया. ठीक है, I hope you know what is Rutherford scattering system. ठीक है, and here your K is minus GMM, right? Okay, so let's try to find out the orbit for the central force system or the family of central force system under universal scalar forces, where the force follow this equation. ठीक है, K can be different for different system, like K is this for Rutherford scattering and this for gravitational system. So what is the potential? हमने निकाले हैं central force potential का टॉपिक में, ये K by R जो है पोटेंशियल हो जाता है, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल. ओके, सो लेट्स पुट दिस V ओवर हियर. सो V आपका K by R होगा. एक और सब्स्टिट्यूशन लेंगे. Let 1 by R is U. Let 1 by R is U. तो सिंपल हो जाता है. देखिए, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है क्यों 1 by R U. ये तो मैथमेटिकल कन्वीनियंस है कि लेने से थोड़ा सा इंटीग्रल, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़े होंगे आप, तो बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन रहता है. इंडेफिनिट इंटीग्रल कोई दिमाग फेल है तो सब्स्टिट्यूशन है, याद करते रहिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल अच्छा हो जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ लगा लेंगे. तो आपका जो सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल जो इनवर्स स्केलर फोर्सेस के लिए है वो हो जाएगा क्या, KU. ठीक है, और माइनस 1 by R स्क्वायर डी आर इज माइनस DU, तो ये हो जाएगा. अच्छा, L by म्यू को नीचे ले लेते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा माइनस DU L by म्यू, नहीं, म्यू बाय L उलट जाएगा ना. एंड दिस इज योर E माइनस. अब सेंट्रल फोर्स इनवर्स स्केलर के लिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसे लिखा जाएगा U स्क्वायर इक्वल टू d थीटा. अब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर बाय L स्क्वायर, 2 म्यू बाय L स्क्वायर हो जाएगा. ये जाएगा 2 म्यू E बाय L स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाय L स्क्वायर KU, और यहां हो जाएगा U स्क्वायर. ये आपका इक्वेशन हो गया. ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग. आप लोग ये पढ़े होंगे ना, माइनस dx बाय इंटीग्रल इज कॉस इनवर्स x बाई ए. इस टाइप अच्छी पढ़े होंगे आप लोग, है ना. तो उसी फॉर्म में पुट कर देते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखा जाए ये पूरा टर्म को. तो ये क्या हो जाएगा बताओ, U स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू के बाय L स्क्वायर इंटू U प्लस म्यू स्क्वायर K स्क्वायर बाय L4 माइनस
प्लस दिस, ठीक है, ये लिखा जाएगा ना ऐसे, देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा u प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। सो आई कॉल इट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, c is the constant of integration, make use of this, so this will be what, cos inverse u plus mu k by L square upon, ये हो गया 2 mu e by L square, this equals to theta plus c. So this is going to be u plus cos थीटा प्लस सी, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है। सो योर u इज गोइंग टू बी, और म्यू के बाय एल स्क्वायर यहां से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2el स्क्वायर म्यू के स्क्वायर, ये तो इधर सफल कर दिया, तो ये तो 1 हो गया ये वाला, और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर के स्क्वायर L4 बाई म्यू स्क्वायर के स्क्वायर 2el स्क्वायर म्यू के स्क्वायर, ठीक, कॉस थीटा प्लस सी, ओके। This is what? This is 1 by r. So if I take this mu k by L square on the left hand side, this is going to be L square upon mu k upon r equals to 1 minus cos theta plus c. माइनस साइन को अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, प्लस पाई कर दें, ठीक। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन किस चीज का है, ये इक्वेशन किस चीज का है, गंदा हो गया है, ये साफ कम कर रहा है, गंदा ज्यादा कर रहा है। डिजिटल बोर्ड लेना है हमको, तो थोड़ा सा ये और क्लैरिटी रहेगा। ये इक्वेशन आ रहा है, cos स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज दिस इक्वेशन, टेल मी, ये इक्वेशन किस चीज का है बताइए, कुछ गेस कर पा रहे हैं, किस चीज का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, कोनिक सेक्शन,
दिस इज इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का इक्वेशन ये होता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन के अंदर देखिए 4 कर्व आएंगे, मतलब कोनिक सेक्शंस है बेसिकली सेक्शंस ऑफ कोन। ये कोन है, दिस इज कंप्लीट कोन, ठीक है, ये कोन है। यूजुअली बचपन में आपको आधा कोन पढ़ाया जाता है, पूरा कोन ये होता है, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से कट करे हुए तो अलग अलग कर्व मिलेगा। अगर कोई प्लेन है ऐसे कट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल, ठीक है। ऐसे तिरछा कट करेंगे देन यू विल गेट इलिप्स, ठीक है। और अगर ये जनरेटर्स हैं, जनरेटर के पैरेलल कट कर दोगे, ये जनरेटर के पैरेलल कट कर दोगे तो आपको मिलेगा पैराबोला। If you cut it parallel to generators, you'll get parabola. And if you cut it parallel to axis of the cone, what you will get is hyperbola. ठीक है, ये पैराबोला है और ये हाइपरबोला है। तो ये 4 कर्व्स हैं which we get by cutting cone in different style, right, in different ways. They are all called conic section. इन सभी को conic section बोलते हैं लोग, we call it conic section। और इसका इक्वेशन ये होता है, and the value of this is, अच्छा E और L क्या है? देखिए L जो है, L is lateral septum and E is इसेंट्रिसिटी। देखिए डेफिनेशन कोनिक सेक्शन का क्या है? इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, द रेशियो ऑफ whose distance from a fixed point, that fixed point is called focus, and its distance from fixed line, that fixed line is called directrix, is constant। ठीक है, इस कांस्टेंट को या रेशियो को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब आप स्पेस में एक फिक्स लाइन ले लीजिए और एक इस फिक्स लाइन का परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर दो, आइए आप एक फिक्स पॉइंट ले लो, ठीक है। दिस इज फिक्स लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस, ठीक है। एस हो गया और ये एल हो गया लाइन। और स्पेस में आई टेक ए पॉइंट सच दैट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एस and whose distance from this L, this is point P, this is SP and this is LP. So the locus of the point P is such that SP by LP is constant, ठीक है। So maintaining this constant, this point is going to generate a conic section, ठीक है। अब एक रेशियो आप क्या लेते हैं वो डिटरमाइन करेगा कि ये कौन सा कोनिक सेक्शन होगा। अगर ये रेशियो E जो है इक्वल टू 1 लेते हैं तो आपका जो लोकस ऑफ पॉइंट P होगा वो सर्किल आ जाएगा। ठीक लिख रहे हैं जी? नहीं, गलत लिख रहे हैं। E ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो जो लोकस बनेगा वो बनेगा हाइपरबोला। इक्वल टू 1 लेंगे तो वो लोकस बनेगा आपका पैराबोला। और लेस देन 1 लेंगे तो वो बनेगा इलिप्स। और E इक्वल टू 0 लेंगे तो
तो वो बनेगा सर्किल। तो ई का ये कांस्टेंट क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 1 लेते हैं, इक्वल टू 1 लेते हैं, लेस देन 1 लेते हैं, 0 लेते हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि लोकस ऑफ पॉइंट पे आपको कैसा दिखेगा। अगर 1 लेंगे तो ये लोकस आपका ऐसे बनेगा, पैराबोला, ठीक है। और इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और बढ़िया बन सकता है यार, चलो यही मान लो, ठीक है। ये इक्वल टू 1 लगे तो ये पैराबोला हो जाएगा। अच्छा, फिर आपका लेटर सेक्टम क्या होता है, कोई भी कॉनिक सेक्शन बने, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, आप क्या करिए कि ये फोकस से पास करता हो, फोकस से पास करता हुआ और एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, फोकस से पास करता हुआ, और जो एक्सिस है सिमेट्री एक्सिस जिसके बाद कर्व सिमेट्रिक है, उससे पास करता हुआ एक लाइन बना दो, ठीक है। उससे एक लाइन बना दीजिए परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो ये जो लेंथ इंटरसेप्ट होगा वो होगा लेटर सेक्टम, ठीक है, वो होगा लेटर सेक्टम। और आधा उसका हो जाएगा सेमी लेटर सेक्टम, ये सेमी लेटर सेक्टम है, ये सेमी लेटर सेक्टम, ये हो जाएगा आपका लेटर सेक्टम, और उसका हाफ जो होगा सेमी लेटर सेक्टम हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपका जनरल इक्वेशन होता है कोनिक सेक्शन का। अब आप इससे मैच करिए, देखिए सेम टाइप का इक्वेशन है ना, यहाँ पे आपका इसेंट्रिसिटी और सेमी लेटर सेक्टम वगैरह दिख रहा है आपको। इसको आप मर्ज करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो you'll get semi lateral sectum L as minus L square upon mu k, and eccentricity E as 1 plus 2E L square upon mu k square। दिस इज इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि द सेंट्रल फोर्स मोशन, द बॉडी अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस इज गोइंग टू मूव इन वन ऑफ द कोनिक सेक्शन। वो जो पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग ए सेंट्रल फोर्स मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस, फॉर एग्जांपल Earth is undergoing central force motion under inverse square law force, that is gravitational force. So Earth is going to move in one of the conic section, and you know what is that conic section? That is ellipse, ठीक है। तो कोई भी particle जो which is undergoing central force motion under inverse square law forces is going to take one of these path, depending on the value of eccentricity, and the value of eccentricity is going to depend on what? देखिए ये 1 है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, के नेगेटिव हो सकता है बट के स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ई कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर ई पॉजिटिव लेंगे, इफ यू टेक ई एज पॉजिटिव, देन योर इसेंट्रिसिटी वुड बी मोर देन 1, ठीक है। अगर एनर्जी पॉजिटिव होता है सिस्टम का तो इसेंट्रिसिटी मोर देन 1 हो जाएगा। इन दैट केस इट विल टेक हाइपरबोलिक पाथ। फॉर एग्जांपल मेटियोर्स वगैरह, या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अगर ये आप E इक्वल टू 0 ले लेंगे तो स्मॉल e इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। हेलीज कमेट इज वन एग्जांपल फॉर दिस। और अगर E लेस देन 0 लेंगे तो उसके से एलिप्टिकल पाथ हो जाएगा। ऑल प्लैनेट्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सबका एनर्जी लेस देन 0। ये सब आएगा आगे, बाद में देखेंगे कैसे E 0 लेस देन 0 होता है। और अगर E equals to, if you take E, the value of E such that this goes to 0. So for what value of E this will go to 0? Minus mu k by 2L square. ठीक है? So the energy of the system is going to decide the kind of orbit that they are going to take. ठीक है? So this is what we have done for inverse scalar forces. ठीक है? और अलग सेंट्रल फोर्स सिस्टम लेंगे तो V का वैल्यू उसका मिल जाएगा। किसी भी सेंट्रल फोर्स सिस्टम का ऑर्बिट निकालना है तो V का वैल्यू उसका मिल जाएगा। तो सेंट्रल फोर्स सिस्टम का अंदर जो इंटरेक्शन है वो डिसाइड करेगा व्हाट इज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, वो पुट कर देंगे तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकाला हमने। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसलिए निकाला कि हमें इसेंट्रिसिटी का वैल्यू चाहिए था। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ऐसे ही मिलेगा आपको, और इसका आगे हमको ज़रूरत है।
ठीक है। ऑर्बिट का नेचर निकालने का एक सिंपल तरीका भी है, विल सी इन नेक्स्ट क्लास, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, कैसे हम लोग इजिली ऑर्बिट का इक्वेशन निकाल लेते हैं, बट वो तरीके से इसेंट्रिसिटी नहीं निकल पाएगा, समझ रहे हैं आप। ठीक है, यही रुक जाते हैं आज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।